नमस्कार। बोलती किताबें के 7वें अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस किताब पर बात करने जा रहा हूं, पहले इस किताब का एक अंश देख लिया जाए। मेरी सहायता करने वालों में स्नेह अधिक था या सहानुभूति, इसका परिमाण आज तक नहीं समझ पाया हूं। इस तथ्य को जानने की उधेड़-बुन में एक दिन मैं अनायास ही गा उठा। अब मैं समझा, तुमको मुझसे हमदर्दी थी, प्यार नहीं था। केवल गीतों से जाता था, मन मेरा स्वीकार नहीं था। आपको भी यह महसूस हो रहा होगा कि हमारा दर्द ये कौन अपने शब्दों में बयां कर रहा है, पर यह तो निश्चित ही है कि वही यह दर्द बयां कर सकता है जिसने भी इस दर्द को भोगा है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन जी के बारे में। और किताब का नाम है सुनहरे पल। हुआ यूं कि 1997 में रविंद्र जैन की फिल्म संगीत यात्रा के 25 वर्ष पूरे हो रहे थे और उस उपलक्ष्य में उनकी श्रीमती जी दिव्या जी ने यह तय किया कि रविंद्र जैन जी को एक ऐसा तोहफा दिया जाए जिसमें उनको तो लाभ हो, पर उससे भी ज़्यादा उनके चाहने वाले को लाभ हो, क्योंकि उनके चाहने वाले रविंद्र जैन को जान पाए, समझ पाए। इसलिए इस किताब की रचना की गई। इस किताब के पूर्वार्ध में रविंद्र जैन जी ने अपने जन्म से लेकर 1997 तक के अपने जीवन सफ़र को वर्णित किया है और इसके उत्तरार्ध में उनके परिवारजन, उनके दोस्तों और उनके साथ काम करने वालों ने रविंद्र जैन जी के साथ हुए अनुभव और उनके बारे में अपने विचार साझा किए हैं। इस किताब के पूर्वार्ध को पढ़ते हुए मुझे धर्मवीर भारती की याद आ गई। धर्मवीर भारती की एक किताब है अंधा युग, जो कि एक अनोखा प्रयोग है जो अर्ध गद्य स्वरूप में है, यानी कि एक तरह से काव्यात्मक स्वरूप में उसकी रचना की गई है। रविंद्र जैन की बयानी भी आपको काव्यात्मक ही लगेगी। उन्होंने अपने जीवन सफर को कुछ न कुछ तरीके से काव्यात्मक रूप में ही बयां किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ घटनाओं को काव्य पंक्तियों में पिरो लिया है, या फिर कुछ कलाकारों को जैसे कि मोहम्मद रफ़ी, लता जी, हेमा मालिनी और कई, उन पर 4-5 पंक्तियाँ उसमें लिखी है उनके बारे में। तो शुरू करते हैं कि कहाँ से रविंद्र जैन अपनी बात रखते हैं। वे लिखते हैं कि सन 1944 में उनका जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन शल्य चिकित्सक ने उनके नेत्रों को खोला और उन्होंने कहा कि इसमें ज्योति तो धीरे धीरे आएगी, पर अगर पढ़ने की कोशिश करेगा ये लड़का तो आई हुई ज्योति जा भी सकती है। फिर भी रविंद्र जैन लिखते हैं कि जब वो समझदार हो गए तो आंखों की कम रोशनी के बावजूद भी उन्होंने धूप में बैठकर कई किताबें पढ़ी, क्योंकि पढ़ने का शौक उनको बहुत ही था। उनके बड़े भाई डीके जैन पीएचडी कर रहे थे, तो उनको भी जाकर बोले कि आप जो कुछ पढ़ो वह बोलकर पढ़ो, और वह रविंद्र जैन जी ध्यान से सुन लेते थे। डीके जैन ने अपने संस्मरणों में यह बात बताई है कि पीएचडी करके वह तो सब कुछ भूल गए कि उन्होंने क्या पढ़ा था, पर रविंद्र जी को आज वैसा का वैसा ही याद है जैसा उस दिन उन्होंने सुना था। तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही गजब की थी। इसके अलावा रविंद्र जैन जी में हास्य बोध, हाजिर जवाबी, यह भी भरपूर मात्रा में था। आगे हम देखेंगे जब भी मौका मिलेगा तो। इसके अलावा अपने व्यवसाय के प्रति दोनों कलाओं में निपुण थे। व्यवसाय पाने की कला और व्यवसाय निभाने की कला।
तो जैसे ही उनके पिता इंद्रमणि जैन को पता चला कि यह बच्चा पढ़ नहीं पाएगा और पढ़ने से उसकी आंखों को नुकसान हो सकता है, तो उनको ऐसे क्षेत्र में ले जाने के बारे में सोचा जहां नेत्रों का बहुत काम ना हो, और वह क्षेत्र था संगीत का क्षेत्र। उन्होंने एक हारमोनियम ला दिया और उससे रविंद्र जैन में संगीत के प्रति रुचि पैदा हुई। पर इसका मतलब यह नहीं है कि लड़कपन में उन्होंने जीवन को बर्बाद कर दिया। वे लिखते हैं कि उनको कैरम खेलने का बहुत शौक था। अपने पॉकेट में वे कैरम की गोटियां लेकर फिरते रहते थे, पर कोई उनको पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो भी पार्टनर बनता वह हार जाता। यहाँ हास्यबोध आता है कि कुकड़ी या गोटी खाने में पहुंचने से पहले स्ट्राइकर खाने में पहुंच जाता था। इसके अलावा अपने शहर अलीगढ़, जहां उनका जन्म हुआ है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर विवरण, कहाँ क्या खाने के लिए मिलता था, कौन सी चीज़ खाने में मशहूर थी, उसके रीत रिवाज कैसे थे। इसके अलावा ये किताब जब वे लिखवा रहे थे 1997 के आसपास, तब भी बचपन के सारे मित्रों के नाम और उनकी क्या विशेषताएं थी, ये सब कुछ उनको याद था और उन्होंने उसमें सब कुछ उनके बारे में लिखा है। उनका गांव था पैतृक गांव, वहाँ भी जाते थे तो वहाँ भी वह अपने मित्रों के बारे में लिखते हैं। और बाद में भी जब वह मशहूर हो गए और उस गांव में गए, तब भी उन दोस्तों को वो मिले थे। तो ऐसा था उनका स्वभाव। शुरू में उन्होंने 3 गुरुओं के पास से शिक्षा ग्रहण की, जिनके नाम उन्होंने दिए हैं। पहले गुरु थे घमंडी लाल जैन, दूसरे थे जनार्दन शर्मा और तीसरे थे नाथुराम शर्मा। संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने भाई डीके जैन के वहाँ नागपुर में वे रहने के लिए गए और वहाँ कुछ महीनों तक या 1-2 बरस तक रहे और उस दौरान नागपुर में होने वाले संगीत जलसों में भाग लिया। वापस अलीगढ़ आए और अलीगढ़ में उन्होंने अपने घर के पास ही संगीत सिखाने के लिए एक विद्यालय खोल दिया। इसके बाद उनके पितराई पद्म जैन उनको कलकत्ता ले गए, क्योंकि कलकत्ता में संगीत के लिए ज़्यादा अवकाश था और सच में उनको वहाँ फायदा भी हुआ। कलकत्ता में उनको नौकरी भी मिल गई। इसके अलावा कई जगह घर घर जाकर वे ट्यूशन करते थे। इसके अलावा बांग्ला फिल्म के एक निर्देशक राधेश्याम झुनझुनवाला से भी उनकी पहचान हुई और राधेश्याम झुनझुनवाला ने उसको बहुत प्रोत्साहित किया और कहा कि अगर वे अच्छी रचनाएं बनाएंगे तो एक दिन वे उनको बम्बई ले जाएंगे। इसके अलावा जो पंक्ति हमने शुरू में लिखी, वह लगता है कि कलकत्ता में उनके एक अनुभव के आधार पर ही लिखी होगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, पर मुझे ऐसा लगा। हुआ यह कि यहाँ एक मजूमदार परिवार में एक लड़की को वह संगीत सिखाने के लिए शाम 7 बजे जाते थे। धीरे धीरे उनमें निकटता बढ़ती गई और वह लड़की उनकी भावनाओं में भी बसती गई। चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, पर 7 बजे वह निश्चित रूप से वहाँ पहुँच जाते थे। वे लिखते हैं कि लोग जिसे प्यार कहते हैं, पर दोनों तरफ से किसी ने प्रेम निवेदन नहीं किया। पर यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि 1972 के बाद रविंद्र जैन ने जो कुछ लिखवाया है उसमें थोड़ी सी कमी दिखती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ लिखवाया है वो उन्होंने सुना नहीं है, किसी से पढ़वा कर दोबारा सुना नहीं है, इसलिए कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। यहाँ वे लिखते हैं कि दोनों में से किसी ने प्रेम निवेदन नहीं किया, पर फिर 1972 के बाद जब वे बम्बई में थे तब की एक घटना के बारे में लिखते हैं कि एक दिन यही लड़की
उनके घर पर आई और कुछ दिन के लिए मेहमान बनकर उनके घर पर रही। बाद में वह वही प्रस्ताव देकर कलकत्ता लौट गई जो प्रस्ताव रविंद्र जैन जी ने उनको दिया था। तो यहाँ जो उन्होंने लिखा है कि दोनों में से किसी ने प्रेम निवेदन नहीं किया, और यहाँ रविंद्र जैन लिखते हैं कि उन्होंने शायद प्रस्ताव दिया था, यानी कि प्रेम निवेदन किया था। तो ये कुछ गड़बड़ है। इसी तरह से 72 के बाद ये गड़बड़ भी रही है कि उन्होंने अपने फिल्म कैरियर के बारे में विस्तार से लिखा है, पर कौन सी फिल्म पहले आई, कौन सी फिल्म बाद में बनी, उसमें ठीक से वर्णन नहीं मिलता। सालों और फिल्मों के बीच में तालमेल नहीं बैठता दिखता। तो यह थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। और कई बार तो जो गीतों के बारे में लिखते हैं तब भी हमें अवढव रहता है कि किस मूवी में किस गीत के बारे में वे बात कर रहे हैं, या यह गीत किस मूवी में आया होगा। तो ऐसा कुछ थोड़ी कमियां दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1968 में दुर्गा महोत्सव की छुट्टियों के दिनों में 15 दिन के लिए राधेश्याम झुनझुनवाला उनको बंबई ले गए कि शायद उनकी कोई किस्मत खुल जाए। पर उन 15 दिनों में कुछ खास हुआ नहीं। हाँ, एक घटना हुई। उस दौरान वह मुकेश जी से मिले और जो धुनें उन्होंने सुनाई, तो मुकेश जी ने कहा कि हमारे लिए भी कुछ धुनें बनाइए, यानी कि सादी धुनें बनाइए। पर उस दौरान मुकेश जी चाट पूरी खा रहे थे। तो रविंद्र जैन ने पूछा कि इससे गला खराब नहीं होता? तो मुकेश जी ने कहा गले का जो होना था हो चुका। तो रविंद्र जैन ने पूछा कि आप कोई परहेज नहीं करते? तो मुकेश जी ने हंसते हुए कहा मैं परहेज से परहेज करता हूँ। फिर वापस वे लौट गए कलकत्ता। अब कलकत्ता में काफ़ी चर्चा हुई कि उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों ने मशवरा दिया कि कलकत्ता में जो कुछ पाना था वह आप पा चुके, अब आप बंबई जाके ही कोशिश करें, प्रयत्न करें। यहाँ एक बात और बता दूं कि कलकत्ता और बंबई में भी रविंद्र जैन ने काफ़ी घरों को बदला है। एक जगह वो स्थायी रूप से नहीं रहे। तो इसका मतलब है उन्होंने संघर्ष काफ़ी किया है, जो कि उसकी बयानी में आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई फरियाद नहीं। और जो मकान उन्होंने बदले हैं एक के बाद एक, उनमें जो उन्होंने वर्णन किया है मकानों के बारे में, इससे ये तो निश्चित है कि उनको कुछ दिन धन के अभाव में बिताने पड़े होंगे, जो उन्होंने सीधे रूप से नहीं कहा है। बंबई के एक मकान का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि रेलवे व्यू के पास उनको एक मकान मिला। इस मकान में उनके अलावा गिलहरी, कुत्ता, कौवे, कबूतर, ये सब निःशुल्क रहते थे। सिर्फ वह और उनका दोस्त जगदीश ही भाड़ा भरता था। मकान की मालकिन को भी मकान की तरह जीर्णोद्धार की जरूरत थी। तो यह दिखाता है कि कैसे खराब हालत में भी वह रहे हैं। और ऐसे काफ़ी मकानों के विवरण उन्होंने दिए हैं जिसमें मकान अच्छे ना होने का संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। पर फिर 19 सितंबर 1969 को एक बार फिर वह राधेश्याम जी के साथ बंबई आ गए। उसी दिन राधेश्याम जी के दोस्त मुरलीधर बजाज के यहाँ उनकी बेटी का जन्मदिन उत्सव था। तो उसमें गीत संगीत का प्रोग्राम था, उसमें वे गए। शुरू में तो बंबई के माने हुए कलाकारों ने ही गाया बजाया सब कुछ किया, पर जब वो कलाकार थक गए तो रविंद्र जैन को वहाँ चांस मिला। इससे पहले राधेश्याम जी ने उनका बहुत प्रचार किया था कि एक बार आप उन्हें सुन ले। तो जैसे ही रविंद्र जैन को वहाँ गाने का मौका मिला तो उस मौके को उन्होंने पूरी तरह से भुनाया। उन्होंने जो पंक्ति या गीत गाए उसने सबको मोह लिया। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि उस वक्त के हास्य के एक प्रसिद्ध कवि रामरिख
जो कि मनहर के नाम से कविता लिखते थे, वह भी रविंद्र जैन के गीत गुनगुनाने लगे। जो गीत उन्होंने सबसे पहले वहाँ गाया और जिसने सबकी दाद लूट ली वह था, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है, तुम सदियों से प्यासे हो और अपनी प्यास पुरानी है, सपने हैं जुदा जुदा पर सुख की अभिलाषा एक है। इसके बाद तो एक के बाद एक काफ़ी गीत उन्होंने गाए और काफ़ी सराहना पाई। उनको लग चुका था कि उनकी किस्मत अब खुलने वाली है। इसके लिए उन्होंने लिखा है, रात्रि ने ढलते हुए कहा, इस तरह हर रात प्रभात को प्राप्त होती है। निर्भर उस पर है कि हमने अंधेरे को कितना धैर्य और आत्मविश्वास से जिया। इसके बाद जो हास्य कवि थे रामरिख मनहर, वह उनको काफ़ी सारे फिल्म निर्देशक और निर्माताओं के पास ले गए। कलकत्ता रहते हुए उनकी दोस्ती संजीव कुमार से हो गई थी। उस वक्त संजीव कुमार की पारस नाम की मूवी की शूटिंग नासिक के पास देवलाली में हो रही थी, तो उन्होंने रविंद्र जैन को वहाँ बुलाया। उस मूवी के निर्माता निर्देशक NNCP ने रविंद्र जैन के कुछ गीत वहाँ सुने और उन्होंने तय कर लिया कि अपनी अगली मूवी में वह रविंद्र जैन को मौका देंगे, और वह मूवी बनी चोर मचाए शोर। उसी दौरान रविंद्र जैन का परिचय राजश्री फिल्म प्रोडक्शन से भी हुआ, जिसके मालिक थे ताराचंद बरजातिया और उसके कर्ता धर्ता थे उनके बेटे राजकुमार बरजातिया। उन्होंने भी एक मूवी सौदागर के लिए रविंद्र जैन को साइन कर लिया, और राजश्री प्रोडक्शन के साथ तो उनका संबंध बहुत लंबे अरसे तक चला। करीब दोनों ने मिलकर 10 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई। अब यहाँ रविंद्र जैन लिखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी से एक गीत गवाया, पर ये और इसके बाद दूसरा गीत उन्होंने लता जी से गवाया। दूसरा गीत उन्होंने किशोर जी से गवाया। अब किशोर जी से जो गीत गवाया वो तो निश्चित रूप से चोर मचाए शोर में ही है, जिनका उल्लेख उन्होंने भी किया है। पर मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने जो गीत गाए वो कौन से पिक्चर के हैं, चोर मचाए शोर या लोरी के, यह समझ में नहीं आता है। पर रफ़ी जी के बारे में लिखते हैं कि रफ़ी जी के पास वे उनके घर गए और उनको एक पल के लिए भी रफ़ी जी ने यह नहीं लगने दिया कि वे मोहम्मद रफ़ी के साथ बात कर रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने उनसे बात की। उनके बोलने का लहजा सुनकर रफ़ी जी ने कहा कि आप बंगाली होते हुए भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तब रविंद्र जैन ने कहा कि नहीं, मैं पैदा अलीगढ़ में हुआ और मेरी शुरू की परवरिश भी अलीगढ़ में ही हुई। और उन्होंने कहा कि कहो तो एक गज़ल सुनाओ, तो रफ़ी जी ने हामी भर दी। जब रविंद्र जैन ने वह गज़ल सुनाई तो रफ़ी जी ने कहा, देखिए मास्टर, मेरे बाल खड़े हो गए। तो रविंद्र जैन ने कहा कि अब मेरे उठ खड़े होने का भी समय हो गया, अब स्टूडियो जाना है, गीत को सजाना है और आपसे ये गवाना है। तो उस तरह से मैंने कहा था ना कि उनका जो बयां है वो काव्यात्मक रूप से आगे बढ़ता रहता है। फिर दूसरा गाना गवाना था किशोर जी से। तो रविंद्र जैन लिखते हैं कि किशोर जी तो बड़े बड़े संगीतकारों को भी दाव दे जाते थे, तो मेरी तो क्या हैसियत थी, इसलिए गवाने से पहले उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। निर्देशक NNCP ने किशोर जी को फ़ोन करके कहा, बंगाली का कुछ प्रभाव
डाला कि ये बंगाल से आए हैं, तो आप जरा एक बार आकर गीत तो सुन लो, फिर आपकी मर्जी कि आपको गाना है या नहीं गाना है। जब रविंद्र जैन अभी स्टूडियो ही पहुंचे थे सुबह 9 बजे और कोई साजिंदे नहीं आए थे, तभी अचानक किशोर कुमार वहां आ गए। रविंद्र जैन जी लिखते हैं, जैसे स्कूल में अचानक कोई इंस्पेक्टर आ जाता है, उसी तरह से आए और बोले कि चलो सुनाओ क्या गाना है। जब रविंद्र जैन गाने लगे और गाना था घुंघरुओं की तरह बजता ही रहा हूं मैं, तो जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो थोड़े समय के बाद किशोर जी भी साथ में गाने लगे। फिर रविंद्र जैन जी ने कहा कि अभी तो साजिंदे भी नहीं आए हैं, जब वे आएंगे तब ट्यून बनानी होगी, उसको सजाना होगा। तो किशोर कुमार ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जब तक गीत रिकॉर्ड नहीं होगा मैं यहाँ ही हूँ, रिकॉर्ड करके ही जाऊँगा। और उन्होंने वहाँ से ही फ़ोन करके अपना कोई रिकॉर्डिंग कैंसिल करवा दिया और गाना पूरा करने के बाद भी वे गए। इतना ही नहीं, भविष्य में जब भी रविंद्र जैन उनको फ़ोन करते तो किशोर कुमार पहला सवाल करते, गाना मुश्किल नहीं है ना? तो रविंद्र जैन कहते, गाना तो मुश्किल नहीं है, आपको पाना मुश्किल है। उसी तरह से लता जी के घर गए और उनसे भी एक गाना गवाने के लिए सहमति ले आए। जब वो गाना गाया, इसके बाद लता जी सामान्य रूप से अपना गाना नहीं सुनती, पर वहाँ उन्होंने वह गाना सुना और उन्होंने तय किए पैसे से 1000 रुपये कम लिए। इसके बाद मुकेश जी से उन्होंने संपर्क किया, तो मुकेश जी ने अपने ऑफिस पर उनको बुलवाया और उनको फिल्म लाइन के सारे संघर्ष और रीत बात से परिचय करवाया और कहा कि तुम अपनी शुरुआत करने के लिए मुझसे 4 भजन गवा लो, HMV से वो रिकॉर्ड करवा लेंगे। और इसके अलावा उन्होंने रविंद्र जैन को 100 रुपये भी दिए कि ये समझ लो कि ऑफिस में बस से आने का ये तुम्हारा भाड़ा है। तो उस तरह से उनकी प्रतिभा धीमे धीमे निखरती गई। आगे उन्होंने कहाँ कहाँ कौन से मूवी में काम किया, कौन से गाने बनाए, किन के साथ गाने गवाए, यह सब विस्तार से लिखा है। सबसे ज़्यादा उन्होंने यह लिखा है कि 1980 के आसपास लता जी की डेट पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 1.5 वर्ष तक उसकी डेट नहीं मिल रही थी। तब हमने और राजश्री प्रोडक्शन ने यह निश्चय किया कि अब नई प्रतिभाओं की खोज करनी चाहिए और उसी के अंतर्गत उन्होंने आरती मुखर्जी, जसपाल सिंह, सुरेश वाडकर और यशोदास से गाने और हेमलता से गाने गवाए। इसके बाद और कई मूवीज़ के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। वह आप किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ सिर्फ एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। वो घटना राज कपूर के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि राज कपूर के बारे में भी बहुत ही विस्तार से उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक बार राज कपूर लोनावाला में थे और वे लोग खंडाला में थे। तो राज कपूर ने उनको कहा कि खाने पर आ जाओ। जब वे लोग गए तो राज कपूर खुद बैंगन घी में बना रहे थे। अब दिक्कत यह थी कि जैन होने के नाते वे बैंगन नहीं खाते थे। तो यहाँ रविंद्र जैन का हास्य बोध आपको दिखेगा। वे लिखते हैं कि मैं हमेशा से हारमोनियम मेरे पास रखता था। मैं हारमोनियम को बंदूक की तरह इस्तेमाल करता था, ना जाने कब किसका शिकार करना पड़ जाए। तो जब राज कपूर ने खाना परोसा तो मैंने खाने से पहले थोड़ा सुन लिया जाए यह कहकर गाना शुरू किया, हारमोनियम छेड़ दिया। और राज कपूर उसमें इतने तल्लीन हो गए कि उसके सहायक यानी कि रविंद्र जैन के सहायक ओम प्रकाश ने धीरे से प्लेट सरका ली और राज कपूर को पता भी नहीं चला। तो इस तरह से रविंद्र जैन काम किया करते थे। अब राज कपूर का फिल्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसका पता इस घटना से आपको मिलेगा। हिना के बारे में रविंद्र जैन को तय तो कर लिया था कि पिक्चर उनको ही देनी है।
पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। एक दिन राज कपूर ने उनको अपने बंगले पर बुलाया और अपनी पत्नी कृष्णा जी से शगुन का कवर उनके हाथ में थमाया। उस वक्त रविंद्र जैन की रामायण सीरियल टीवी पर चल रही थी, तो उनको लगा कि राज कपूर को प्रभावित करने के लिए एक गीत उस रामायण में से सुनाया जाए। तो रविंद्र जैन ने वह गीत सुनाया। गीत अच्छा था और राज कपूर उससे प्रभावित भी हुए। पर राज कपूर बोले कि मुझे लगता है कि हिना के संगीत के लिए अभी तुम्हारा मन ठीक नहीं है, अभी तुम्हारा मन किसी और जगह भटक रहा है, तो हम देखेंगे कि हिना का क्या किया जाए। उन्होंने पैसे वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि घर जाके सीधे दिव्या जी को दे देना। रविंद्र जैन निराश हो गए, उनको लगा कि हिना हाथ से गई। पर थोड़े दिनों के बाद राज कपूर के सहायक अशोक कोल ने रविंद्र जैन और उसकी पत्नी के लिए कश्मीर के 2 टिकट भेजे। उसके अलावा पूरे 1 महीने के कश्मीर के प्रवास की व्यवस्था कर दी गई थी। कहाँ रुकना है, किस होटल में ठहरना है और कहाँ घूमना है। उनको आश्चर्य तो हुआ, पर लगा कि दोस्त है तो उन्होंने ये व्यवस्था की होगी। साथ में अशोक कोल पहले सेना में रहे थे, तो उनको लगा कि सेना में उनकी जो पहचान हुई होगी, इसके आधार पर उन्होंने ये काम किया होगा। पर जब वे बम्बई लौटे तब उनको यह पता चला कि ये सारी व्यवस्था राज कपूर की थी, क्योंकि राज कपूर चाहते थे कि हिना का संगीत बनाने से पहले रविंद्र जैन का मन हिना के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हिना पूरी कश्मीर में ही बनने वाली थी। तो रविंद्र जैन का मन जो भक्तिभाव की तरफ ढल चुका था, उसको वो फिर से इस मूवी के संगीत की तरफ लाना चाहते थे। तो ऐसी निष्ठा थी राज कपूर की अपने मूवी के बनाने के प्रति। अब आता है एक और किस्सा, जो कि चोर मचाए शोर के बारे में उन्होंने लिखा है कि चोर मचाए शोर के बनने के समय उनको नुकसान भी भारी हुआ और लाभ भी भारी हुआ। हुआ यह कि जब यह मूवी बन रही थी उसी वक्त तार आया कि पिता इंद्रमणि जैन का अवसान हो गया है। पर उसी वक्त सौदागर के एक गीत की रिकॉर्डिंग बाकी थी और लता की डेट बहुत ही मुश्किल से मिली थी। तो वे तुरंत घर वापस नहीं गए, पहले अपनी फर्ज पूरी की, उन्होंने वह रिकॉर्डिंग पूरा किया और इसके बाद वे अपने पिता के घर गए। लाभ यह हुआ कि चोर मचाए शोर का प्रीमियम दिल्ली में था, प्रीमियर, और वहाँ उनके दोस्त सतीश चंद्र के यहाँ वे ठहरे। वहाँ उनकी जाति की एक कवित्री निर्मला जैन अपनी बेटी के साथ आई और रविंद्र जैन के गीत सुनकर उनकी बेटी ने यह निर्णय किया कि वह रविंद्र जैन के साथ ही शादी करेगी। उनकी माता निर्मला जैन ने अपने संस्मरण में थोड़ा उससे अलग लिखा है, वह आप देखेंगे। पर यह बात थी 1973 की। पर इस शादी को होने में लगे पूरे 8 साल। तो बाद में तो रविंद्र जैन बम्बई आ गए और फिर अपनी फिल्मी दुनिया में खो गए। तो इस तरह से उनको शादी के बारे में सोचने का कोई मौका नहीं मिला। पर 1981 में वे फिर दिल्ली आए और तब उन्होंने अपने भाई डीके जैन से अपना विचार रखा कि अब वो शादी करना चाहते हैं। डीके जैन को लगा कि ये अपना विचार बदल ले, उससे पहले ही उन्होंने दिव्या के घर संदेश भेज दिया और दिव्या और उनकी माँ वहाँ आ गए और बाद में सब कुछ तय हो गया। तो इन 8 वर्षों तक दिव्या ने रविंद्र जैन का इंतजार किया। उस पर रविंद्र जैन ने कुछ पंक्तियाँ लिखी है।
पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। साधे था हम मौन, इधर साधे था मौन, उधर मौन प्रतीक्षा होती थी। मैं बंजारा व जोगन लेकर प्रेम की दीक्षा बैठी थी संकल्प लिए दृढ़, मन में निश्चय करके जिसे लागी लगन रहेगी उसी से परिणय करके। किंतु स्वाभिमानिनी ऐसी जब तक हुई ना सगाई, 8 वर्ष में एक बार मिलने ना आई। तो उस तरह से उनकी शादी हुई और फिर उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। इस पर आगे दिव्या ने भी अपने संस्मरण लिखे हैं, उन्होंने अपनी बात भी बताई है। रविंद्र जैन लिखते हैं कि उनके मन में कभी भी कोई एक धर्म के प्रति आस्था और दूसरे धर्म के प्रति द्वेष नहीं रहा। वे मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी जगह जाते थे और कहीं पर भी वह भक्ति कर लेते थे। इसके अलावा उन्होंने भजन, जैन स्तवन और नाथ कव्वाल भी लिखे हैं। इसके अलावा उनको एक चस्का ये भी था कि वे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते, तो उनके राजकीय संबंध भी धीरे धीरे पनपने लगे। राजीव गांधी, शंकर दयाल शर्मा और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ, तो इधर सुंदर सिंह पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, सबके साथ उनके संबंध अच्छे रहे और उन्होंने सबके लिए काम किया। तो यह उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता थी, क्योंकि अंत में वे व्यवसाय को ही महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने जहाँ राजीव गांधी के साथ और बाकी कांग्रेसी नेताओं के साथ काम किया, तो अटल बिहारी और आडवाणी के चुनाव प्रचार में भी काम किया, विश्व हिंदू परिषद में भी गए और मुस्लिमों के जो सम्मेलन हैं उनमें भी गए। यहाँ फिर एक घटना में बयां करना चाहूँगा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के यहाँ उनको एक सम्मान मिलना था, तो वे वहाँ गए। उनके संबंध शंकर दयाल शर्मा के साथ अच्छे थे। वहाँ उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया। उस वक्त शंकर दयाल शर्मा की पत्नी विमला शर्मा भी वहाँ मौजूद थी। रविंद्र जैन ने कहा कि एक पिता ने अपनी कन्या से पूछा कि बेटी बताओ तुम्हें कैसा वर पसंद है। उस कन्या ने जवाब दिया कि जो मेरे इशारों पर उठा बैठा करे, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, जो मैं कहूँ वही करे। तब पिता ने कहा कि बेटी तुम्हें पति की नहीं, तुम्हें राष्ट्रपति की ज़रूरत है। तो उस तरह से रविंद्र जैन कुछ भी कह सकते थे, उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उनको सब जानते थे कि वो बहुत ही उच्च प्रकार के हास्य बोध वाले व्यक्ति हैं। तो यह भी उनकी एक प्रतिभा थी कि जिनके जरिए वे कह सकते थे। अब एक किस्सा और बताना चाहूँगा कि हुआ यह कि उनके साथ एक विश्वासघात भी हुआ। वे लिखते हैं, पर उस दुख को भी वह किस आसानी से हास्यबोध के साथ लिखते हैं। इसी बीच वे लिखते हैं, इसी बीच सागर किनारे रहते रहते सागर पार जाने का अवसर मिला। जिन गोरों ने दीर्घ काल तक मेरे देश पर शासन किया, मैं अल्पकाल के लिए उनके देश इंग्लैंड पहुंचा। वेमले हॉल में निशुल्क संगीत कार्यक्रम हुआ। निशुल्क अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि व्यवस्थापकों की इच्छा से। वे मुझे
दल बल के साथ लंदन बुलाकर ले गए, मेरा कार्यक्रम किया और उससे जो कमाया वह कहीं जाकर पलायन हो गए। तो ऐसी घटना बड़े लोगों के साथ भी होती है और ऐसे कैसे हुआ वो उन्होंने बाद में कुछ लिखा नहीं कि आगे उनको पैसे मिले, पुलिस फरियाद हुई कि नहीं, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उनको बेटा पाने में 12 साल लगे। 12 साल के बाद उनके यहाँ पुत्र जन्मा हुआ जिनका नाम था आयुष्मान। उन्होंने लिखा है कि मैंने ऐसा नाम रखा कि दुश्मन भी बुलाए तो आशीर्वाद मिले। तो इस तरह से, और फिर वे लिखते हैं कि आयुष्मान अभी 4 महीने का ही था और पहली बार उनके पास हारमोनियम लाया गया और जब रविंद्र जैन सा बोले तो उसने उंगली सा पर ही रखी, जैसे वे रे बोले तो उसने उंगली रे पर ही रखी। उस वक्त दिव्या जी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उनके हाथ भी कांप गए कि ऐसे 4 महीने का लड़का इतना संगीत कैसे जान गया। तो इस तरह से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आयुष्मान भी उसके नक्शे कदम पर चलने वाला थे। हालांकि आज हम जानते हैं कि आयुष्मान इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ है। आगे जाकर उसने क्या किया वह पता नहीं चल पा रहा है। नए संगीतकारों में वह संगीत देता है कि नहीं वह तो मुझे भी पता नहीं, पर बस इसके बाद किताब का उत्तरार्ध शुरू होता है जिनमें अलग अलग लोगों ने उनके बारे में लिखा है। पर मेरे लिए आश्चर्य की बात यह रही कि उसमें सुरेश वाडकर, रणधीर कपूर ने तो लिखा है, पर आरती मुखर्जी, हेमलता, क्योंकि हेमलता के साथ तो उनके बहुत ही निकट के संबंध रहे, वह इस किताब में भी उन्होंने कई जगह उसको वर्णित किया है, पर हेमलता ने कुछ नहीं लिखा है, आरती मुखर्जी ने भी कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसा कैसे हो गया वह तो हमें मालूम नहीं है। किताब तो 1997 पर आकर रुक जाती है। इसके बाद और 18 वर्ष रविंद्र जैन जिए। करीब 2015 में उनकी मृत्यु हुई है। तो बाकी के 18 सालों पर कुछ लिखा गया है या नहीं वह तो अभी मुझे भी मालूम नहीं है। तो आशा है कि यह किताब भी आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आप सबको नमस्कार।